सांसोर के अंदर आजकल एक सत्य धाम दरबार चल रहा है। आप सबने देखा होगा, उनकी रील्स बहुत सारी वायरल होती है, मिलियंस में उनकी रील्स गई है। सत्य धाम ये दरबार लगता है सांसोर से थराद हाईवे पर। सांसोर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक गरडाली गांव है। उस गरडाली गांव के अंदर एक सत्य धाम दरबार लगता है। वहाँ पर तमाम लाइलाज बीमारियों का इलाज किया जाता है। वहाँ पर जब भी जाओ, सुबह जाओ, शाम जाओ, दोपहर को जाओ, सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा रहती है। वहाँ 100, 150, 200 लोग तो आम तौर पे हमेशा बैठे ही रहते हैं। मैं 3 दिन से, पिछले 3 दिनों से वहाँ पे जा रहा हूँ और मेरी आंखों से देखा हुआ नज़ारा मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल मैं इस पर वीडियो बनाना बहुत समय पहले चाह रहा था, पर मैंने सोचा कि कहीं कोई तथ्य गलत ना चला जाए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, मैं कोई व्लॉगर नहीं हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कहीं तथ्य में कोई त्रुटि नहीं रहे, इस बात का मुझे पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और पिछले 3 दिनों से लगातार मैं सत्यधाम दरबार में जा रहा हूँ और कल मैंने सोचा कि आज मेरा यहाँ पर जाना लास्ट है और आज मैं जाके इस पर वीडियो बनाऊंगा। और जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ पाया, जो कुछ मैंने इसके संबंध में विश्लेषण किया मेरे जहन में, वो मैं आप सबके बीच साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बता दूं कि सत्यधाम दरबार के जो रील्स वायरल हो रहे हैं उसमें होता क्या है कि तकरीबन 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। सब 100-200 लोग बैठे रहते हैं। वहाँ लोगों की भीड़ जमा होती रहती है और लाइलाज बीमारियाँ, कैंसर, एड्स और पथरी, अपेंडिक्स एंड तमाम बीमारियों के इलाज किए जाते हैं। पर मुझे ये चीज़ें देखकर बड़ी तकलीफ हुई, मुझे दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? जिनको तकलीफ होती है वो इंसान तो कहीं ना कहीं ऐसा स्थान ढूंढता है जहाँ उन्हें शांति मिल सके, तो वो तो चलो कहीं ना कहीं ढूंढता वो आ जाता है। पर ये लोग बहुत पाप के भागी बनेंगे जो ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसा इस प्रकार का अंधविश्वास फैलाते हैं। पहले तो मैं आपको वहाँ के जो मैं वहाँ पर गया, मैं उस घटनाक्रम के बारे में आपको बता दूं। मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर बैठा मैं, और सबसे पहले मेरे से मिले साहब। फिर साहब कहते हैं एक काम करो, आप आके देख लो, आप रूबरू देख लो, मैं अब इलाज चालू कर रहा हूँ और आप देख लो आके, अगर आपको ठीक लगे तो आपको ठीक लगे वैसा जाके बता देना। साहब आए, सत्यधाम दरबार की जय बोली और तकरीबन 100 लोग बैठे, और 100 लोग हमेशा बैठे रहते हैं। मैं पिछले 3 दिनों से जा रहा हूँ, 100, 150, 200 लोग तो हमेशा बैठे ही रहते हैं। आप कभी भी जाओ, सुबह से लेकर शाम तक। फिर सत्य साहिब दरबार धाम में पधारे और सत्य साहिब की जय बोली। एक बच्ची को खड़ा किया और बेटा खड़ा हो, तुझे ये अपेंडिक्स से, खड़ी हो जा बेटा, खड़ी हो जा। उस बच्ची को खड़ा किया और बच्ची से पूछा कि अपेंडिक्स से? बच्ची ने जवाब दिया अपेंडिक्स से। लोगों ने तालियां बजाई। वाह, गुरुजी को तो पहले से ही पता है कि बच्ची को अपेंडिक्स से, पर ये खेल क्या है, वो खेल तो मैंने पकड़ लिया था, मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से। खैर इतना लंबा बताने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आप सब समझदार हैं। तो बच्ची को खड़ा किया, पर गुरुजी के साथ मजाक आगे होती है। अब देखो, गुरुजी ने एक आध मंत्र बोला और ओम स्वाहा क्लीं ब्लीं चामुंडा से ऐसा कुछ बोला, और फिर पानी के छींटे लिए और छटकारे मारे और फिर बोला बेटा दर्द खत्म हो गया? बच्ची ने बोला नहीं गुरुजी, खत्म नहीं हुआ, अभी तक तो और दर्द कर रहा है। फिर यही प्रोसेस दोबारा किया और वापस पानी का छटकारे मारे और पूछा अब खत्म हो गया? नहीं गुरुजी, और तो अब तेज़ हो रहा है दर्द, तो आप यूँ हाथ से मचल रहे, दर्द तो तेज़ हो रहा है। और अब गुरुजी खुद टेंशन में आ गए और गुरुजी ये टेंशन में आ गए कि पास में मीडिया वालों को भी रोक के रखा था, खड़ा किया था कि आप मेरा चमत्कार देख के जाओ, और चमत्कार तो हमारा उल्टा जा रहा है। फिर गुरुजी ने ऐसे हाथ गिने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, आपके घर में किसी की मौत हुई थी? अब कितना बेहुदा सवाल है ये कि आपके घर में किसी की मौत हुई थी, तो जितों ने जन्म लिया था इतने सारे के सारे जिंदे बैठे हैं क्या किसी के घर में? भाई मौत तो किसी न किसी की कभी ना कभी तो प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक घर में हुई ही है ना? तो ये सामान्य प्रक्रिया है मौत होना, और हुई है, सबके घर में हुई है। तो ये क्या सवाल हुआ कि आपके घर में किसी की मौत हुई थी क्या? खैर जो भी हुआ छोड़ो। बच्ची ने बताया कि हाँ एक छोटे भाई की मृत्यु हुई थी। हाँ, छोटे भाई की मृत्यु हुई थी। अच्छा। फिर उस बच्ची के पिताजी को खड़ा किया कि आपके पितृ दोष आ रहा है। फिर उस बच्ची के पिताजी को बोला कि आप तंबाकू खाते हो? अच्छा तंबाकू खाते हो, बीड़ी पीते हो? ये बीड़ी लाओ। बीड़ी निकाली उन्होंने और अपने डब्बे में डाल दी बीड़ी। फिर बोला कितने महीने में छोड़ दोगे? तो कैसा अब 2 महीने में छोड़ दूंगा मैं बीड़ी। पक्का? ठीक है, 2 महीने में बीड़ी छोड़ देना। मेरी बात एक समझ में नहीं आई कि जब उनको समय आप 2 महीने का दे रहे हो बीड़ी छोड़ने के लिए, तो उनके जेब में से निकाल कर उस डब्बे में क्यों डालिए? वो तो उनको वापस दे दो, उनको दुकान पे जाके दूसरी खरीदनी पड़ेगी। पर हो सकता है गुरुजी के परिवार में कोई बीड़ी पीता हो तो उनकी ज़रूरत हो, खैर वो उनका मसला है। तीसरी बात, गुरुजी ने हमें बताया कि हम किसी से 1 रुपया तो लेते नहीं हैं, तो हम क्यों करेंगे? हम क्या किसी का नुकसान कर लेंगे? हमने किसी से पैसा लिया है क्या? प्रभु आपने पैसा नहीं लिया है, आपकी बात ठीक है, पर एक बात बताइए, 100 लोग वहाँ पे खड़े अपनी स्वेच्छा से, कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं जाता है। वहाँ दान पात्र बनाए, वहाँ 50-50 रुपये डाल के जाते हैं। 50 रुपये के हिसाब से 100 लोगों के रुपये होते हैं 5000, और महीने के होते हैं 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये मतलब कॉलेज व्याख्याता का पेमेंट, सरकारी कॉलेज व्याख्याता का पेमेंट आप उठा रहे हैं।
तो आप हमें ये तो मत सिखाइए कि हम ये सेवा निःशुल्क दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतनी बुद्धि है और इतना विवेक है कि हम आपका गुणा गणित और हिसाब किताब समझ सके। खैर वो भी छोड़िए। तीसरी बात जो मुझे सबसे बुरी लगी सत्यधाम दरबार की, कि ये कहते हैं, एक इनकी बात मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी, ये जो दारू, शराब, मांस, इन प्रकार की जितनी भी बुरी आदतें हैं इनको पहले छुड़वाते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है और हमें कोई शिकायत नहीं है। अगर किसी भी तरीके से दारू, गुटखा है, बीड़ी है, तंबाकू छूट रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है और छूटना भी चाहिए। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र है सत्यधाम। एक मुझे जो बात सबसे बुरी लगी, इन्होंने ये क्या करते हैं कि किसी भी हॉस्पिटल्स की दवाई चल रही है उनको बंद करवा देते हैं कि ये आज से बंद कर दो। तो प्रभु ये आज से बंद कर दो तो फिर MBBS MD के डॉक्टर बैठे, उनका तो भविष्य खतरे में। अगर आप जैसे लोग पैदा हो गए तो, आप जैसे लोग इलाज करने लगे तो फिर वो हॉस्पिटल्स कहाँ जाएंगे, वो विज्ञान की शिक्षा कहाँ जाएंगी? फिर इसके लिए सरकार है, ये राष्ट्र क्यों इतना खर्चा कर रहा है, क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहा है? फिर तो आप लोगों के लिए आलीशान हवेली बनानी चाहिए और आप लोगों को किसी गद्दी पर बिठा देना चाहिए। पर मुझे इस बात का दुख है और ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य, ये प्रदेश का दुर्भाग्य, राजस्थान का दुर्भाग्य और ये प्रशासन की विफलता है कि जब कोई झोला छाप डॉक्टर जिसने 10 साल तक प्रैक्टिस किया है किसी अच्छे डॉक्टर के अंडर, वो डॉक्टर बेचारे, हालांकि मैं नहीं कहता इन झोला छापों का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, पर झोला छाप किन्हें कहते हैं? जिन्हें 5-5, 7-7 वर्ष का अनुभव है, वो डॉक्टर अगर बुखार की या सर्दी जुकाम की दवाई दे देते हैं तो सरकार की नज़रों में वो अपराधी है, वो चोर है। और जिन लोगों ने 8वीं पास भी नहीं की, ये जो बाय ग्रेस पास हुए थे, वो लोग कैंसर और एड्स और पता नहीं कैसे कैसे बीमारी, कैसी कैसी लाइलाज बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, वो लोग मौज मस्ती से कर रहे हैं। और न प्रशासन को उनसे कोई शिकायत है, न राजनेताओं को उनसे कोई शिकायत है, किसी को कोई शिकायत नहीं है। और आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बहुत सारे मूल कारण हैं कि ये राजनेताओं की पनाह में प्रश्न पनपते हैं ये ऐसे लोग। अब राजनेता इन लोगों का बचाव करते हैं, ये खुद इनके जाके चरण स्पर्श करते हैं और इनके पैरों में नमन करते हैं, और फिर वो राजनेता खुद ऐसा करते हैं तो कौन सा अधिकारी होगा, थाना अधिकारी होगा, जो जाकर उनको पकड़ कर लेके आएगा और ये कहेगा कि आप क्षेत्र के अंदर अंधविश्वास मत फैलाइए और गरीब और अनपढ़ लोगों को गुमराह मत कीजिए? ऐसा कौन कहेगा अगर राजनेता खुद उनके जाके चरण स्पर्श करेंगे? और ये स्थानीय क्षेत्र पर नहीं होता है साहब, ये प्रदेश लेवल पे होता है और हिंदुस्तान लेवल पे भी होता है। ये जितने के जितने धाम बने, ये जितने के जितने सबके नाम गिनाने जाऊंगा तो बहुत सारा समय निकल जाएगा। आप झाड़ फूंक करके, ओम स्वाहा कलीम ब्लीम करके, हाथ घुमा के, पानी के छंटकारे देख के पूछते तुम्हारे कैंसर की गांठ चली गई क्या? और लोग कितने बेवकूफ़ है, लोग कहते यूँ देख के, हाँ गुरुजी चली गई, गांठ चली गई, एकदम रेडी हूँ, अब मैं एकदम फ़र्क है और मैं अच्छा हो गया। और इनके पीछे ऐसे व्यक्तियों के पीछे 10 और लोग आते हैं और ऐसे 10 लोग 10 और लाते हैं, ये आस्था का केंद्र बन जाते हैं। और ऐसे लोगों की जड़ें इतनी मजबूत हो जाती है कि प्रशासन के लिए इतना आसान नहीं होता फिर उनको वहाँ से हिलाना, और राजनेताओं की कुर्सी खतरे में ना आ जाए इसलिए वो स्वयं वहाँ से उसको हिलाना नहीं चाहते, उनको हटाना नहीं चाहते। और सब दूर दराज से लोग आ रहे हैं, गाड़ी किराए करके आ रहे हैं। वहाँ पर बैठे लोगों से मैंने पूछताछ की, बाहर खड़े लोगों से मैंने पूछताछ की और उनसे पूछा कि साहब 200, 250, 300 किलोमीटर नागौर से लोग आ रहे हैं, नागौर से, बीकानेर से, वहाँ से लोग आ रहे हैं, गाड़ी किराया लेके आ रहे हैं। ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके परिवार में एक जना कमाने वाला है और इनमें उस परिवार के सदस्य की महीने की तनख्वाह 12,000 रुपये और वो बेचारे 15,000 में गाड़ी किराया करके आ रहे हैं। और ये लोग मज़े से ओम स्वाहा करके बड़ा आनंद ले रहे हैं और अपने पाँव दबा रहे हैं और बड़े अभिवादन ले रहे हैं। और प्रशासन आँख मूंद कर बैठा है, राजनेता आँख मूंद कर बैठे और कोई इन तरफ ध्यान नहीं दे रहा। और एक बेचारे मेडिकल वाले किसी को खांसी की दवाई दे दे तो उनके पीछे खा पी के पड़ जाते हैं। हालांकि मैं नहीं कहता हूँ कि वो उचित थे, झोला छाप डॉक्टर नहीं होने चाहिए, योग्यता होनी चाहिए डॉक्टरों के पास में, प्रशिक्षण का अनुभव होना चाहिए, पर कम से कम इन लोगों से तो वो लोग बेहतर है 7 बार, जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, उन लोगों से तो बेहतर है। वो बच्ची जो आई थी जिनके अपेंडिक्स थी, उस बच्ची के हाथ में वो सीरीज लगी हुई थी, उस बच्ची से कहा कि ये सीरीज निकाल दो और आज से दवाई बंद कर दो, मैं अभी ठीक कर दूंगा। उस बच्ची ने कहा सर ये सीरीज निकाली तो अभी यहाँ खून बह जाएगा और खून फिर रोकना संभव नहीं होगा। फिर गुरुजी को लगा कि यहाँ मामला गड़बड़ हो गया तो फिर संभालेगा कौन? अच्छा ठीक है तो फिर रहने दो, उन्होंने कहा। तो साहब मैं कहता हूँ, प्रशासन से निवेदन करता हूँ, मैं इसके लिए मैं कल एडिशनल SP साहब के पास भी गया, जयराम जी मुंडेल हमारे डिप्टी साहब के पास में भी गया, मैं CI साहब के पास में भी गया, पर दुर्भाग्य रहा कि ये तीनों अधिकारी मुझे नहीं मिल पाए किसी कारणवश। ये तीनों अधिकारी बाहर थे, मैं आज उनसे मिलने का प्रयास करूंगा और इसके बारे में उनसे अवगत कराऊंगा कि सर बर्बाद हो रहा है प्रदेश और देश बर्बाद हो रहा है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए, ये लोग गुमराह कर रहे हैं, ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि
किसी ऐसे सीरियस पेशेंट को अगर ये रोक कर बैठे रहे और किसी दिन इनकी मौत हो गई, उनके बाद में भी आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, और तब कार्रवाई करोगे। इससे बेहतर है कि कोई नुकसान हो उससे पहले ही कार्रवाई कर लीजिए। भाई साहब, अगर इसी दिशा में देश प्रगति करता रहा तो एक दिन बर्बादियों की कीचड़ में ये हिंदुस्तान धकेल दिया जाएगा, और फिर हम तो यहाँ पर देखने के लिए नहीं होंगे, पर हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी कि जब विश्व शक्तियाँ बन रही थी, जब 1945 में बर्बाद हुआ जापान विश्व शक्ति बन चुका था, तब तुम्हारे भारत के अंदर ओम स्वाहा करके कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों के इलाज के तरीके और नुस्खे ढूंढे जा रहे थे। तब तुम मुख्य दर्शक उसके गवाह बने बैठे थे। इस बात के अपराधी हम बनेंगे, इसलिए कम से कम ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और एक दूसरी बात है, मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, मुझे किसी से देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पर हम हमारा मन बहलाने के लिए भले ये बात कह दे कि हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बनने जा रहा है, हमारा भारत किसी दिन विश्व गुरु बनेगा, पर बड़ी ईमानदारी के साथ मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये बात है महज दिल बहलाने के लिए। अगर इसी दिशा में हमारा हिंदुस्तान प्रगति करता रहा, इसी दिशा में बढ़ता रहा, जब विश्व की शक्तियाँ मंगल ग्रह पर जीवन की और जल की संभावनाएं ढूंढ रही थी, ऐसे में हम फाँ रोम स्वाहा करके लाइलाज बीमारियों के इलाज ढूंढते रहे, तो हम विश्व गुरु बने ना बने, एक दिन अड़ोस पड़ोस देश और चाइना जैसे देशों के गुलाम ज़रूर बन जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, हमारे प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, एक और बात बताना मैं भूल गया था कि मैं किसी भी शक्ति के होने से इनकार नहीं करता हूँ, मैं किसी शक्ति के अस्तित्व पर कोई सवाल खड़ा नहीं करता हूँ। मैं खुद जिस समाज से आता हूँ, चारण समाज से, वो शक्ति सूत कहलाता है, वो देवी पुत्र कहलाता है। और परंतु एक बात मेरी समझ से परे है कि किसी माता जी को, किसी भगवान को, किसी शक्ति को, किसी दिव्य शक्ति को मिलने या पाने या किसी की कृपा के लिए हमें मीडिएटर की आवश्यकता क्यों पड़े? क्यों हमें किसी को माध्यम बनाकर ही उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है? और अगर किसी एजेंट की आवश्यकता अनिवार्य है तो फिर वो भगवान नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो कोई बीमा कंपनी हो सकती है जहाँ पर एजेंट की आवश्यकता हो, वो कोई कंपनी हो सकती है, व्यापारिक कंपनी हो सकती है जहाँ एजेंट की आवश्यकता हो। और वाकई कोई माता जी है, कोई जोगमाया है, कोई जगदम्बा है, कोई जगत जननी है, कोई शक्ति स्वरूप है और कोई ईश्वर है, तो वहाँ पर कोई एजेंट की आवश्यकता नहीं है। अपने अच्छे कर्म करते रहो, फल की प्राप्ति होगी और भगवान की अनुकंपा बनी रहेगी। तो हमें आशा और अपेक्षा है कि प्रशासन इस तरफ ध्यान देंगे, राजनेता इस तरफ ध्यान देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो फिर एक दिन ये प्रदेश, ये राज्य और ये देश बर्बादियों की कीचड़ में धकेल दिया जाएगा। और फिर हमारा जो सपना विश्व गुरु बनने का है वो बने ना बने, एक दिन हम अड़ोस पड़ोस के किसी देश या चाइना के गुलाम ज़रूर बन जाएंगे। नमस्कार, जय करणी जीरी।